हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 की गणित का पाठ 6 जो है उसका पूरा परिचय लेकर के आ गया हूं। यानी कि उस पूरे पाठ का हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और उसके जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं तथा जो कुछ नए नए रूल हैं उन सभी को हम इस परिचय के वीडियो में पढ़ लेंगे, जिससे हम आगे प्रश्नावली 6.1 शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। ठीक, ये रेखा गणित का पहला चैप्टर है। तो चलिए इसी में हम सबसे पहले रेखाखंड को समझ लेते हैं, जो कि चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रेखाखंड क्या है, देखिए, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। यानी कि कोई भी रेखा हो उसका ऐसा भाग जिसके दोनों यानी दोनों तरफ अंत बिंदु हो, यानी कि ना वो इधर बढ़ाया जा सकता हो और ना ही इधर बढ़ाया जा सकता हो। जैसे आप देख सकते हैं ए बी एक रेखाखंड है, ना तो हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं और ना तो हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं। एक अंत बिंदु इसका ए है तथा दूसरा अंत बिंदु इसका बी है। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों तथा वो दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब कि वो किसी भी तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे ए बी है, ये एक रेखाखंड है, इसका एक अंत बिंदु ए है तथा दूसरा अंत बिंदु बी है। ठीक, और ना तो ये इधर बढ़ाया जा सकता है और ना ये इधर बढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी चरण में हम आगे देखते हैं किरण। किरण क्या होता है ये भी बीजगणित का समझ लीजिए कि ये पूरा ये आपका रेखा गणित का आधार है ये वीडियो, क्योंकि रेखा गणित में सर्वप्रथम रेखाखंड, रेखा और किरण, संरेख तथा संरेख बिंदु, इन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। खैर इनको हम पिछले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन 9 में हम इनका रिवीजन आपको करा रहे हैं। तो किरण क्या है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। अब देखिए रेखा हुआ, जैसे रेखा क्या होती है, रेखा तो मैंने लिखना भूल गया लेकिन समझा देता हूँ। रेखा वह भाग जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, और रेखाखंड क्या होता है जिसको हम किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते, और किरण क्या है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है तथा वह एक और बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यदि इसका अंत बिंदु n हो गया तो इसको हम इधर चाहे जितनी दूर तक बढ़ा ले जाएं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये अंत बिंदु हट करके यहाँ पर आ जाता तो हम इधर, यदि तीर लगा रहता तो हम इसको इस तरफ बढ़ा सकते थे, लेकिन इधर अंत बिंदु है तो हम केवल इसको इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक, यदि दोनों तरफ अंत बिंदु हो जाता तो ये क्या हो जाता, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैंने पहले समझा दिया, यदि ये दोनों तरफ बढ़ाया जाता तब फिर क्या होता, दोनों को आप कमेंट में आंसर लिखिए। हम आपके आंसर को जांचेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक, अब देखिए संरेख तथा असंरेख बिंदु क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कक्षा 9-10 में तो इसी से ही सब आधारित है। तो संरेख तथा असंरेख बिंदु, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तीन या अधिक बिंदु, अब मान लीजिए कि ये रेखा है, ठीक, ऊपर से ही आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये रेखा है, इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब ये रेखा है और इसमें तीन बिंदु, जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन या फिर इससे अधिक भी बिंदु हो सकते हैं। ठीक, अब केवल दो बिंदु में नहीं होगा, तीन या अधिक बिंदु हों और एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी कि एक सीधी लाइन पर, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, और जोड़ने पर इन तीनों को हमें एक सीधी लाइन मिलती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। अब यदि असंरेख क्या है, जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, असंरेख हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें एक सीधी रेखा नहीं मिल रही है। वह तीन बिंदुओं जिनको हमें मिलाने पर एक सीधी रेखा मिलती है उन्हीं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी कि वो एक ही रेखा में ना स्थित होंगे तब वो असंरेख बिंदु कहलाएंगे, यदि एक ही रेखा में होंगे तब वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। ठीक, अब देख लेते हैं कोण क्या होता है, क्योंकि जब आप कक्षा 9-10 की मैथ पढ़ते हैं तब हर जगह लिखा रहता है कि कोण ए ओ बी दो क्या लिखा रहता है। ठीक, तो कोण क्या है इसको समझ लेते हैं। तो कोण जो है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, यानी कि दो किरणें आप ऊपर पढ़ चुके हैं
कि जिसका एक अंत बिंदु होता है तथा वह दूसरी ओर बढ़ाई जा सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, किरणें। अब आप देख सकते हैं परिभाषा बताने में भी हमें किरणें लिखना पड़ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरणें और रेखा, ठीक, रेखाखंड, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब आगे जैसे जैसे त्रिभुज की तरफ, चतुर्भुज की तरफ बढ़ोगे तो कोण, सभी चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक। अब जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक अंत बिंदु ए है और इसी से एक किरण ये प्रारंभ हुई और एक किरण ये प्रारंभ हुई, तो आप देख सकते हैं दोनों ही एक अंत बिंदु ए से प्रारंभ हो रही हैं और इसके बीच का जो ये एरिया है यही एक कोण बन रहा है, ठीक। और ये कोण को जो बनाने वाली रेखाएं हैं वो दोनों कोणों की क्या कहलाती हैं, भुजाएं कहलाती हैं, ये कोण की भुजाएं कहते हैं। और यहाँ पर जो ये अंत बिंदु जो है ये ए है, इसी को हम कोण का शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण का शीर्ष बोलते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है, यानी कि जो अंत बिंदु है ये कोण का शीर्ष कहलाता है। अब कोण की बात चल रही है तो कोण के कुछ पार्टों का अध्ययन कर लेते हैं जो कि हमें कक्षा 9 में पढ़ाए जाने वाले हैं। तो देखिए कोण का पहला पार्ट है न्यून कोण। न्यून कोण क्या है इसको समझ लीजिए। 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण तो आप कक्षा 6-7 में ही बनाना सीख गए होंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे 0 और 90 के बीच जैसे कोई कह दिया कि 50 अंश का कोण ये न्यून कोण है कि सम कोण है, तब आप कहोगे कि ये न्यून कोण है, क्योंकि 0 और 90 डिग्री से बीच का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। यानी कि 0 से लेकर के 89 तक का न्यून कोण होगा, 90 जो होगा वो सम कोण में बदल जाएगा। और 0 से लेकर के 89 के बीच चाहे जो कुछ भी कोण आ जाए, जैसे 89 ही कह दे कि 89 अंश का कोण न्यून कोण होगा या फिर सम कोण होगा, तब आप कह दीजिए कि न्यून कोण होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि 86 अंश का कोण न्यून कोण है या फिर सम कोण है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ठीक। तो उम्मीद है आपको न्यून कोण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब सम कोण को देख लेते हैं। 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं, ठीक। 90 डिग्री, ना तो 91 डिग्री और ना ही 89 डिग्री, ठीक 90 डिग्री का यदि कोई कोण है तो उसे हम सम कोण कहेंगे। अब यदि कोई कह दे कि भाई 91 डिग्री है, 90 से केवल एक अधिक है, क्या हम इसको सम कोण नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सम कोण जो होता है वो ओनली 90 डिग्री का कोण ही सम कोण कहलाता है, ना तो 89 डिग्री और ना ही 91 डिग्री, ना ही 92 डिग्री, केवल 90 डिग्री ठीक सम कोण कहलाता है। तो सम कोण कितने अंश के कोण को कहते हैं? 90 अंश के कोण को, ठीक। अब आइए देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम माप वाले कोण अधिक कोण कहलाते हैं। यानी कि अधिक कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं तथा 180 से कम होते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे कोई कह दे कि भाई 100 अंश का जो कोण है ये कौन सा कोण है, तब आप सीधा कह दीजिए कि अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है परंतु 180 डिग्री से कम है। यदि कोई कह दे कि 180 डिग्री का कोण ये कौन सा कोण है, तब आप इसको अधिक कोण बिल्कुल भी मत कहिएगा, क्योंकि हमें 180 से नीचे के कोण लेना है। 180 जो होगा वो आगे हम पढ़ लेंगे कि ठीक 180 को हम क्या कहेंगे। तो 180 जो है वो दूसरा कोण हो जाएगा, जबकि 179 जो है ये हमारा अधिक कोण में रहेगा। और 91 अंश जो है वो भी हमारा अधिक कोण में रहेगा। 90 अंश जो है वो ठीक हमारा सम कोण में रहेगा, ठीक। अब देख लेते हैं, अब आपसे एक प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि 175 अंश का कोण हमने आपको दिया, बताइए कि ये अधिक कोण है या सम कोण है या फिर न्यून कोण है, कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, ठीक। अब देखिए सरल कोण या ऋजु कोण क्या होता है। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के जितने भी कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सरल अंश। फिर 180 अंश का एक ही कोण होगा तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहते हैं, ना तो 179 अंश और ना ही 181 अंश। ठीक 180 अंश का हो तो उसी को हम सरल कोण या फिर ऋजु कोण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 अंश जो इस प्रकार गोला बना हुआ होता है, तो 180 अंश के कोण को सरल कोण या फिर कभी कभी ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो आगे देखिए कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है,
कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखिए कोटिपूरक कोण का अर्थ क्या होता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक कोण है PMQ और एक कोण है QMN। तो यहाँ पर देखें तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के एक कोण PMN बना रहे हैं, जिसका योग जो है वो 90 अंश है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कहलाएंगे। जैसे अब कोई कह दे कि भाई एक कोण का मान है 70 अंश, अब दूसरा कोटिपूरक कोण आप ज्ञात कीजिए। तो दूसरा कोटिपूरक कोण आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये अर्थ लगाइए कि दोनों कोण जो होते हैं कोटिपूरक, उनका योग जो होता है वो 90 अंश होता है। तब आप सिंपली क्या करेंगे, 90 में से 70 को घटा देंगे तो दूसरा कोटिपूरक कोण आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के एग्जाम में बहुत से प्रश्न आते हैं, ठीक। तो 20 अंश जो है वो हमारा दूसरा कोटिपूरक कोण हो जाएगा। तब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ कि एक कोटिपूरक कोण का मान 50 अंश है, तो दूसरे कोटिपूरक कोण का मान हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए, ठीक। तो कोटिपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं इसी का अगला पार्ट, समपूरक कोण। तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो अभी देखिए कोटिपूरक में क्या था कि जिन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता था उन्हें हम कोटिपूरक कहते थे, और यहाँ पर क्या है 180 अंश हो गया, यानी कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होगा उन्हें हम समपूरक कोण कहेंगे। अब जैसे मैंने कह दिया कि एक कोण का मान 110 अंश है, तो दूसरे समपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सिंपली क्या करें, 180 में से 110 को घटा दें तो 70 अंश जो होगा ये दूसरा समपूरक कोण हमको मिल जाएगा। तब मैं आपको एक प्रश्न और दे देता हूं, जैसे एक समपूरक कोण का मान 100 अंश है, तो दूसरे समपूरक कोण का मान हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, ठीक। तो समपूरक कोण यानी जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे डायग्राम में समझिए, ये कोण है, मान लीजिए कि इसका मान 120 अंश है और इस कोण का मान हमें x दे दिया गया, तो इसका मान हम कैसे पता करेंगे, सिंपली 180 में से 120 को घटाएंगे और ये 60 अंश हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। अब आगे देखिए, और इन्हीं कोणों को हम रैखिक युग्म भी कहते हैं। रैखिक युग्म का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखें तो एक रेखा में दो कोण मिल करके एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इन रैखिक युग्म जो होते हैं इनका पूरा मान जो होता है वो 180 अंश भी होता है, ठीक। तो अब आइए देखते हैं प्रतिवर्ती कोण, या फिर इसको बृहत् कोण भी कहते हैं। तो देखिए वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होते हैं बृहत् कोण कहलाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 90 अंश से अधिक और 180 से कम के कोण अधिक कोण कहलाते हैं, और 180 अंश का कोण सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। अब आगे देखिए कि 180 से अधिक हो तथा 360 से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बृहत् कोण। जैसे कि आपको कोई कह दे कि 200 अंश का कोण है, इसको आप अधुक कोण कहोगे या फिर बृहत् कोण कहोगे, तब आप सिंपली कह दीजिए बृहत् कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, ठीक। और इसी प्रकार कोई कह दे 350 अंश का कोण जो है ये बृहत् कोण है या फिर प्रतिवर्ती कोण, तो इसका सही आंसर है प्रतिवर्ती कोण और बृहत् कोण दोनों, ठीक। अधिक कोण इसका आंसर कभी भी नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं मेन टॉपिक लाया था। अब देखिए संपूर्ण कोण, यानी कि 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश का कोण देखिए, जैसे अब हम ये इतना बनाते थे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हमारे जो प्रकार की नोक थी वो यहाँ रहती थी, तो त्रिज्या लेकर के इस प्रकार चाप लगाते थे तो ये 180 अंश बनता था। और जब हम पूरा इसको लगाएंगे तो एक गोला बन जाएगा, और 180 यहाँ से यहाँ तक था तो यहाँ से यहाँ तक भी 180 हो जाएगा, और दोनों मिल करके हमें 360 अंश का मान मिल जाएगा। तो ये 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, तो लास्ट टॉपिक है, जब दो भुजाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी जगह आता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ये आई और दूसरी रेखा ये आई, दोनों ने टकरा दिया। अब दोनों ने ओ बिंदु पर टकराया तो आमने सामने के जो कोण बनेंगे, जैसे इसका सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये कोण का मान जो होगा वो इस कोण के मान के बराबर होगा, और ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तथा इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा, तथा ये दोनों भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण होता है कि जब दो भुजाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार आमने सामने के बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कोई कह दे कि भाई
इसका मान 70 अंश है, तब आप इस कोण का मान बताएं तो आप निस्संदेह 70 अंश कह दीजिए और रीजन में बता दीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आज का ये वीडियो हल हुआ। अब अगले वीडियो से हम 6.1 को शुरू करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।